Very good afternoon, everyone. Now we are going to start session 2 of day first of this faculty development program. In this session 2, we are going to learn about block sets for programming, GPIO, LCD, and keyboard. For that, I would like to invite Mr. Junaid Sayed, sir. Sir, please. Before I start, Mullah sir will conclude his session from where is there. After that, we'll see the. Sure. Yes, okay, sir. Keep taker. आपके पास एक बोर्ड है ना? थोड़ा एक मतलब यूनिफॉर्मली आप थोड़ा 4-4 लोग के पास होते बोर्ड आ जाए, ऐसा कुछ कर लो। आप दोनों इधर आ जाइए। ये सब लोगों को एक दे दीजिए। प्लीज स्लाइड करो तो क्या good afternoon. So before lunch, माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्रामिंग में क्या सीखना पड़ेगा? तो वन बिग एरिया वाज पल्स जनरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पॉट मिलेगा, उसमें से किसी तीन को हम अगर टॉगल कर पाए एट द डिजायर्ड रेट, मैंने 1 किलोहर्ट्ज का नंबर ऑफ टाइम आपको एग्जांपल दिया। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ 1 kilohertz pulse, so every 1 kilohertz it should be repeated, and if I say 50% duty ratio, half period के लिए on रहना चाहिए, half period के लिए off रहना चाहिए। So from frequency if we come to time, it is total 1000 microsecond we have to manage, 500 microsecond high रहेगा peak, 500 microsecond low रहेगा, so it will look to us like a pulse। Okay, so pulse generation, then we require timer, वो 500 माइक्रोसेकंड कैसे गिनेंगे? ठीक है। then कोई पल्स बाहर से कोई सेंसर हमें दे रहा है, लाइक स्पीच सेंसर दे रहा है या फंक्शन जनरेटर दे रहा है, उसको अंदर कैसे ले सकते हैं, वो एक ट्रिक सीखना चाहिए। मोस्टली ये पार्ट हम स्किप करेंगे, रिन्यूएबल में इसका ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, मोटर और वो सब रहेगा, देन वी रिक्वायर दिस एक्सटेंशन। फिर एनालॉग पार्ट, तो एलैबोरेटली मैं जो बोला
एसी डीसी वोल्टेज करंट हम अंदर कैसे ले जाएंगे वो थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देन डीएसी पार्ट, अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाहर कैसे देखेंगे। फिर ये सब चीज तो वो तो यहाँ से एलसीडी तो आज ही चालू हो जाएगा कि आप अगर कोई चीज आपको एलसीडी पे लिखना है तो कैसे लिखोगे, आपको क्या क्या सेटिंग करना है। सपोज आपका नाम ही पहले लिखना है, ठीक है। दूसरा इंक्रीमेंटल जाएगा कि मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, वो इनपुट जैसे वेरी होगा वहां पे चेंज होना चाहिए ऑटोमेटिक। ऐसा कुछ छोटा सा एक्सरसाइज करके एलसीडी में हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कुछ की को आपको इंटरफेस करना है तो वो यहाँ पे इनपुट में जाएगा कि जब मैंने प्रेस किया तो ये एलईडी चालू होना चाहिए, तो वो सब कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। सो बिफोर वी एक्चुअली गो टू एक्सरसाइज, ओके, मैं आपको ये कंट्रोलर के बारे में, तो आपके पास फिजिकली बोर्ड भी है। So we have this STM32F407 microcontroller. So ये बोर्ड में माइक्रो कंट्रोलर किधर है, तो दिस रेक्टेंगुलर चिप, तो ये 100 पिन का आईसी है, ठीक है। LQFP 100 पैक बोलते हैं। तो ये जो पैकेज है वो स्टैंडर्ड है, इसका मैकेनिकल डायमेंशन क्या साइज का रहेगा, दो पिन के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगा। तो LQFP 100 पैक है। तो इसका स्पेसिफिकेशन हम ले तो इट इज आर्म कंट्रोलर। तो कोई में मुझे पूछ रहा कि ये आर्म है क्या, ओके। सो आर्म इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, वो कोई आईसी नहीं बनाता, बट इसका जो कोर आर्किटेक्चर है, तो लाइक विंडोज में हम सबको पता है, विंडोज इज वन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइकवाइज मैक है, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रह सकता है। तो हर एक माइक्रो कंट्रोलर का जो कोर रहता है, तो आर्म इज ए कंपनी, वो कोर का आर्किटेक्चर उसका है। तो आर्म का आर्किटेक्चर उन्होंने स्पेसिफाई किया। आर्म का घर पे जाके गूगल करके वेबसाइट देखोगे तो आर्म कोई कंट्रोलर नहीं बनाता, लेकिन कोर उसका प्रोप्राइटरी है। दैट दे हैव लाइसेंस टू ऑल सेमीकंडक्टर सप्लाई। तो बाद में इन्फिनियम है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, नेशनल सेमीकंडक्टर है, यू नेम एनीबॉडी, वो सब उनसे लाइसेंस लिया है। तो आप आर्म कोर यूज करके वो लोग चिप बनाते हैं। तो इनसाइड का जो आर्किटेक्चर है, इट इज आर्म आर्किटेक्चर, इट इज अ सॉफ्टवेयर पार्ट, ठीक है। कैसे अंदर रहेगा वो चीज है, बट आर्म इज नॉट अ कंट्रोलर, ओके। सो दिस पर्टिकुलर आईसी विल रन एट 116 मेगाहर्ट्ज। तो इसका जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 168 मेगाहर्ट्ज पे है। तो 1/160 हर्ट्ज करेंगे, इतना मिनिमम टाइम पे वो कुछ कर सकते हैं। एक क्लॉक पीरियड जो है, डिजिटल पीरियड, वो इतना मिनिमम इतना है, ओके। इसमें हाईएस्ट स्पीड है 200 MIPS। MIPS स्टैंड फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो मिलियन हम जानते हैं वो अमेरिका कनाडा वाला काम है, अपोजिट टू 1 लाख इन करोड़। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, 1 मिलियन इज 10 लाख। तो इसको हम हमारे यूनिट में आ जाएंगे, तो 2100 लाख मतलब 21 करोड़। आईपीएस तो इजी है, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो एक सेकंड में 2100 लाख 21 करोड़ इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट कर सकता है। कैन यू जज द स्पीड? एक सेकंड में 21 करोड़ इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, मूव ए टू बी समथिंग, ओके। सो इट इज क्वाइट फास्ट, इट इज ऑलमोस्ट, दो इट इज अ डिजिटल, लेकिन वो डिजिटल का स्पीड इतना ज्यादा है। देन इट सपोर्ट्स ऑल डीएसपी इंस्ट्रक्शन, ओके। नंबर ऑफ पिन्स, मेमोरी इज अनदर थिंग। जब हम इसमें स्टोर कहाँ करेंगे, जैसे कंप्यूटर में भी हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क कितना है, रैम कितना है, तो सिमिलरली इसमें 1 मेगाबाइट का फ्लैश मेमोरी है। सो फ्लैश मेमोरी इज द एरिया जिसमें हम रिपीटेडली लिखेंगे। कुछ नया विचार आया, तुरंत प्रोग्राम किया, वो कहाँ जाएगा, तो फ्लैश मेमोरी में जाएगा। सो वो इरेज होकर फिर से हम लिख सकते हैं, ओके। एंड वन सिंपल यूएसबी केबल बेस्ड इंटरफेस इज देयर। यहाँ पे मिनी यूएसबी है, कंप्यूटर के यूएसबी में लगेगा, कुछ भी ऑल्टर किया वो केबल से इसमें डाउनलोड हो जाएगा, ओके। So it is quite rich in form of a memory, okay.
देन आता है ये आईसी छोटा 20 पिन का भी आता है, माइक्रो कंट्रोलर 40 पिन का भी आता है। सो ये कैटेगरी में उनका हाईएस्ट 140 पिन का आईसी है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आईसी, एक ही आईसी नहीं है। और हमने जो लिया है वो 100 पिन वाला आईसी ये कंट्रोलर में यूज किया। अभी दूसरा पेरिफेरल जो हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चाहिए वो टाइमर्स। तो ये छोटे से कंट्रोलर में देयर आर 17 टाइमर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ 17 इंडिपेंडेंट टाइमिंग कैलकुलेशन हम ये टाइमर का यूज करके कर सकते हैं। सो इट इज वेरी रिच। व्हाई आई एम रीडिंग ऑल दिस, ये आप ये कंट्रोलर का नंबर डाल के डाउनलोड करोगे तो 2000 पेज का डेटा शीट डाउनलोड होगा, उसके फर्स्ट पेज पे ये सब लिखा हुआ है। आई हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड फ्रॉम दैट। ओके, सो इट इज वेरी रिच इन फॉर्म ऑफ टाइमर्स। देन कम्स एनालॉग पार्ट। तो एनालॉग में 12 बिट का एडीसी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हायर बिट एडीसी? तो दिस इज सफिशिएंट। हम 800 माइक्रोवोल्ट में कुछ वोल्टेज चेंज होगा उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो इट इज ऑलमोस्ट ऑल एनालॉग वैल्यू। आप हमारा वोल्टेज 3 वोल्ट का भी देखो तो 800 माइक्रोसेकंड में कितने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। सो ऑलमोस्ट फुल ऑल्टरनेटिंग साइकिल विल बी एबल टू एक्वायर। सो ऐसा इसमें 3 यूनिट है। ओके, उसका स्पीड क्या है? तो 2.4 वंस अगेन मेगा सैंपल पर सेकंड। ओके, मेगा मैंने बताया वैसे 10 लाख। सो 24 लाख सैंपल पर सेकंड। एक सेकंड में हम 24 लाख सैंपल अंदर ले सकते हैं। तो वेरी फास्ट रेट वी कैन एक्वायर जो भी एनालॉग वैल्यू हमें लेना है। हमारा साइकिल है 50 हर्ट्ज का। तो टाइमिंग वाला थोड़ा मगज में बिठाना पड़ेगा। 50 हर्ट्ज यानी 20 मिली सेकेंड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसेकंड 20,000 माइक्रोसेकंड। सो वर्किंग एट दिस स्पीड 25 लाख सैंपल पर सेकंड हम हमारे एसी साइकिल का ऑलमोस्ट ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम ले सकते हैं इफ यू एक्वायर एट सच फास्ट रेट। ओके, अभी कितना एनालॉग क्वांटिटी अंदर ले सकता हूं? तो देयर आर 3 एडीसी यूनिट। ईच यूनिट हम 8 मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। 8 चैनल एक एडीसी से ले सकते हैं। सो टोटल मैक्सिमम 24 एनालॉग वैल्यू आप अंदर ले सकते हैं। तो ये 100 पिन में से मैक्सिमम आप 24 पिन एनालॉग को दे सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज क्वाइट हाई। 3 फेज सिस्टम में हमें 3 वोल्टेज 3 करंट और 3 इन्वर्टर का करंट 9 वैल्यू और एक डीसी 10 वैल्यू इज मोर देन सफिशिएंट, बट इट इज क्वाइट पावरफुल। और अभी वंस अगेन आई विल रिपीट, मैं खाली इसका फीचर बोल रहा हूँ। ये जो भी है ये LPFP 100 में। So it is, why I am reading, it is quite powerful. Older time में क्या होता था, इसमें ADC नहीं है तो मुझे एक ADC का अलग से चिप लेना पड़ेगा, फिर माइक्रो कंट्रोलर और ADC के बीच में कुछ कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा, तब मैं एनालॉग वैल्यू अंदर ले सकता हूँ। अभी ऑन चिप ही आपके पास अप टू 24 ADC आ गए, तो हमें और कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट प्रोग्राम करके यूज करना। सिमिलरली देयर आर 2 DAC यूनिट, इसका अपोजिट है। ये हमको डीबगिंग में ही काम आएगा। आपको लेबोरेटरी का फंक्शन जनरेटर बनाना है तो इससे बना सकते हैं। अंदर अलग अलग प्रोग्राम लिखो कि ट्राइंगल ये फ्रीक्वेंसी का, ये मैग्नीट्यूड का, तो अंदर आप प्रोग्राम लिखो, बाहर आपको फिजिकल ट्राइंगल मिलेगा, फिजिकल स्क्वायर वेव मिलेगा। कोई भी वेव आपको बनाना हो तो एनालॉग आउटपुट कैन बी पॉसिबल। हम इसका यूज करेंगे जब प्रोग्राम करेंगे तो डीबगिंग, कहाँ पे हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है, टू अंडरस्टैंड दैट बीच बीच का वैल्यू बाहर निकाल के देखेंगे कि ये तो सही है, ये भी सही है, यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, अभी कोई भी कंट्रोलर कम्युनिकेशन एक बड़ा एरिया है, ये दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल। सीरियल सबको पता होगा, सीरियल पोर्ट आता है, ठीक है ना। तो सीरियल इज वन फॉर्म, देन SPI है, I2C है। ओके, सो सब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट इज सपोर्टेड हियर। फिर ये एडवांस लेवल का कनेक्टिविटी है, ईथरनेट कनेक्टिविटी है, हम जो ये इसमें लगाते हैं नेटवर्क केबल। ओके, USB कनेक्टिविटी है, दैट इज आल्सो सपोर्टेड। एंड फाइनली फॉर
जो इमेज प्रोसेसिंग वो सब में काम करते हैं तो उनको ऑडियो वीडियो, सो आपको कैमरा इंटरफेस एंड ऑडियो इंटरफेस, that facility is also available. So these are some distinct feature why we have selected this. Okay. एक important point मुझे जो बताना है, नॉर्मली कंट्रोलर 3.3 वोल्ट पे चलता है तो हम हायर देन 3.3 वोल्ट देंगे तो वो डैमेज हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज अ यूनिक चीप. उन्होंने दो द कंट्रोलर वाज 3.3 वोल्ट, पिन को 5 वोल्ट टॉलरेंट बनाया है. ये नॉर्मली कुछ आईसी से सर्किट बनाया है तो 5 वोल्ट पे चलता है. अभी आपको इसको 3.3 एक्सेप्ट करेगा तो फिर लेवल शिफ्टर लगा के कुछ उसको चेंज करना पड़ेगा. सो हियर दिस इज आल्सो यूनिक थिंग, बाकी कंट्रोलर में नहीं मिलता है. कि VCC 3.3 वोल्ट है लेकिन 5 वोल्ट तक दोगे तो कंट्रोलर को कुछ होगा नहीं. ऑल पिन्स आर 5 वोल्ट टॉलरेंट. So these are the features of controller what you will be learning. मैंने ये वाला बताया, ठीक है. स्नैप किसका, वो तो आप ले लेना ना, पीपीटी आप सब स्नैप कर देंगे, ठीक है. और STM32F407 डेटा से गूगल तो यही आ जाएगा. हाँ, वहाँ से कॉपी किया मेरा. एक शब्द भी, वर्ड क्या, कैरेक्टर भी ऐड किया. आपको ये डायग्राम क्या लिखता है, व्हाट इज दिस डायग्राम? कुछ टेक्निकली इंटरप्रेट नहीं करना है, किसमें बनाया होगा, क्या बनाया होगा, क्या समझ में आ रहा है. एक सिग्नल सर्किट है इसके अंदर, कुछ ब्लॉक्स है इसमें. कहाँ पे बनाया होगा? ये ना 100 वोल्ट है, फिर कुछ सेंस होके आया पीआई कंट्रोलर. ओके, नाउ यू विल बी सरप्राइज. ये मैंने जो पूरा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स वाला बताया ना, उसका प्रोग्राम है. सेम एल्गोरिथम व्हाट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, क्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन, पाथ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो व्हाई दिस स्लाइड? तो मैटलैब सिमुलिंक से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं. दिस इज द सिमुलेशन प्रिपेयर्ड फॉर मैटलैब सिमुलिंक. अभी इसमें फिजिकली सिग्नल आएगा तो आपको एडीसी भी चाहिए, ग्रिड वोल्टेज, ग्रिड करंट, डीसी वोल्टेज, पीवी वोल्टेज, पीवी करंट, वो सब सेंस करना पड़ेगा. यू विल बी यूटिलाइजिंग एडीसी. ओके, ये वीडीसी तो सिमुलेशन से नहीं आ रहा है, वो फिजिकली आप मेजर करोगे एडीसी से, वो वीडीसी इधर आ रहा है. ओके, अंदर करंट का लूप होगा तो ये आईडी, तो आपने कहीं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको आईडी आईक्यू किया होगा. सो दैट आईडी यू आर अप्लाइंग हियर, देन पीआई कंट्रोल. रियल टाइम में हम कनेक्ट करेंगे ना. अब मैं यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट करूंगा एडीसी से, उसको पढ़ता रहूंगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा. तो ये फिजिकल आपका सिस्टम में कुछ चेंज हुआ, करंट 5 एम्पीयर का 10 एम्पीयर हो गया, यू विल बी हैविंग इमीडिएट फीडबैक. ओके, सिमुलिंक में भी हो सकता है. वी विल प्रोग्राम दिस थ्रू सिमुलिंक. एक बार आपका ये प्रोग्राम फाइनल हो गया, आपने इसमें डंप कर दिया, यू डोंट रिक्वायर सिमुलिंक, कंप्यूटर निकल गया. It is just to load the flash memory of this. बाद में ये प्रोग्राम इसकी फ्लैश मेमोरी में आ जाएगा. फिर फिजिकली वहां से सिस्टम से पीवी वोल्टेज, पीवी करंट, वो तो कंटिन्यूअस आता रहेगा. ये एक्वायर करता रहेगा, एल्गोरिथम चलाता रहेगा, गेट पल्स बनाता रहेगा, जो इन्वर्टर को कंट्रोल करता रहेगा. सो ओनली फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस यू रिक्वायर सिमुलिंक. बट प्रोग्राम फाइनल हो गया, यू डोंट रिक्वायर, ऐसे ही मिलेगा. इससे आपको कनेक्शन करना है और सिस्टम रन करना है. सो हम मैटलैब में सिमुलेशन ऐसे प्रॉपर्ली बनाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, हम जो वायर ड्रैग करके वीडीसी दे देते ऐसे नहीं करेंगे. तो एडीसी तो मेरा मैं चला रहा हूँ कि 20 किलोहर्ट्ज पे हर एक नया वैल्यू आ रहा है, तो ये वैल्यू एडीसी रीड करके देगा. तो जब हम सिमुलेशन बनाएंगे तब भी हम कुछ कंट्रोल करेंगे कि मैं एक रेट पे ये फीडबैक दूँ, ऐसा नहीं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ रहा है. So such way in discrete mode we will try to create a simulation, then that can be extrapolated for programming. Okay. Next. Alternatively, तो SOP इनका IC है, कैसे करेंगे? तो ये ST वालों ने ये STM Cube करके सॉफ्टवेयर उनके वेबसाइट से आपको फ्री मिल जाएगा. तो यहाँ भी आपको वो सब कॉन्फ़िगर कर लेना है. मैं कौन सी एडीसी पे वोल्टेज लगाऊंगा, कहाँ पे पल्स बनाऊंगा. ओके, एंड इट विल ओपन वन प्रोजेक्ट फाइल
जिसमें सी लैंग्वेज में आपको सब लिखना है। तो दिस सॉफ्टवेयर यू विल कॉन्फ़िगर के बीडीसी इधर है, ग्रिड वोल्टेज इधर है, ग्रिड करंट इधर है, वो सब विजुअल फॉर्म में ये हो जाएगा। फिर इट विल नॉट राइट एनी लॉजिक, तो वो लॉजिक वाला जो पार्ट है वो आपको सी लैंग्वेज में पूरा लिखना पड़ेगा। तो बीडीसी तो 100 रखना है, तो 100 माइनस एक्चुअल एडीसी से जो आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट किया। फिर पीआई कंट्रोलर भी आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, फिर उसका जो आउटपुट आया आईडीआईक्यू का भी आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द अल्टरनेटिव वे। सो दिस आर द टू मेथड, इनमें से कोई भी एक से आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द आईसी जिसका मैं फीचर बोला। दिस आर द टू मेथड्स टू प्रोग्राम दिस। वी विल यूज ओनली फर्स्ट मेथड। ओके, 2 दिन में सेकंड मेथड हम अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। ओके, नहीं तो आप लोगों को फील होगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये दिशा में जाने की जरूरत नहीं है। So first method, now we will go small exercise. Suppose 1 kilohertz का कुछ पल्स बनाना है, तो सर ने तो बोल दिया MATLAB से हो जाएगा। Exactly MATLAB से कैसे होगा? So some small example we will create. So Junaid will explain us कि उसमें क्या-क्या सेटिंग करना है। सिमुलेशन का मैं बोला कि ऐसे वो वायर ड्रैग करने वाला नहीं चलेगा, तो कहाँ पे क्या सेटिंग करना है। तो अभी आपको नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, जो में इम्पोर्टेंट लगे हम ये सब प्रोग्राम वो सब आपको दे देंगे, बट इट विल नॉट हेल्प। तो जो इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट लगे तो आपको नोट डाउन करके जाना है कि MATLAB में यहाँ पे यही सेटिंग करना है, इसमें यही सेटिंग करना है। देन आप अभी भी खुद अटेम्प्ट करोगे या बाद में हमारे जाने के बाद खुद अटेम्प्ट करोगे, देन कंफर्टेबली यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, सो आई विल पॉज हियर। ओके, बिफोर दैट तो ये बोर्ड में कुछ नहीं किया है, उसका 100 आईसी का पिन इधर रख दिया है। ओके, ये बोर्ड जो है वो नेशनल इंफोटेक का डेवलपमेंट है। तो उसमें इसका कुछ पिन जो है उसको कीबोर्ड के लिए दे दिया, तो 5 कीज यहाँ पे दिया हुआ। कुछ पिन से उसको ये एलईडी पे कनेक्ट कर दिया है, तो हमें कुछ टॉगल करके देखना है एलईडी ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, हम कर सकते हैं। कुछ पिन उसका एलसीडी पे यूज होगा, बराबर है। जब जब जरूरत पड़ेगा ही विल एक्सप्लेन के विच पिन हमें, क्योंकि वो प्रोग्राम में आपको कॉन्फ़िगर, उसको कैसे पता चलेगा कि ये पिन पे मैं लिखूंगा तो एलसीडी पे जाएगा। तो जो सेटिंग है वो वहां पे आपको दिखा देगा। ये एनालॉग पार्ट, तो 24 तक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 ही यूज किया। तो 9 क्योंकि ये लिमिटेड है, ये 100 ही है, 24 उसको दे दिया, तो बाकी चीज कैसे करेंगे। पल्स जनरेशन करने के लिए कहाँ पे है, ओके, पल्स इनपुट लेने के लिए, तो ये सब अलग अलग फंक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए तो सीरियल पोर्ट है, कैन नेटवर्क है, तो हर एक को पोर्ट पिन चाहिए। तो वो 100 पिन में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया कि 9 एनालॉग को दिया, 2 डीएसी को दिया, पल्स जनरेशन करने के लिए इतना दिया, पल्स लेने के लिए इतना दिया, कीबोर्ड को 5 दिया। ठीक है, तो जब जब जरूरत पड़ेगा आपको एक्सप्लेन So we start directly with the फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग MATLAB से तो फेमिलियर हो गए। तो MATLAB में सिमुलेशन कुछ बनाया होगा, उसमें के बाद एक मेजर ब्लॉक यूज होता है। मैं ये थोड़ा अभी स्टार्टिंग में जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि आप जब MATLAB में सिमुलेशन कर रहे हो और MATLAB में सिमुलेशन करके हार्डवेयर में जब आप शिफ्ट करना चाहते हो, जब सर ने जैसे बताया कि आप सीधा ही कंट्रोलर के अंदर डाउनलोड करोगे, तो तब आपको वो उस टाइम पे आपको कौन सी चीज रिक्वायर्ड होगी, तो उसको लिंक कर रहा हूँ। तो MATLAB के अंदर आप सिमुलेशन करते हो तब मेजरली कौन सा ब्लॉक, तो आप आपके पावर सर्किट या कुछ भी डिजाइन करके आप उसका वेवफॉर्म जैसे देखकर आपका रिजल्ट आते हैं, तब आप एक ब्लॉक यूज करते हैं पावर जीआई। तो वो पावर जीआई ब्लॉक का रिप्लेसमेंट आपको अगर हार्डवेयर में जाना है वायरिंग के थ्रू, तो वो आप ये टारगेट सेटअप ब्लॉक, टारगेट सेटअप ब्लॉक इज वो आपका कंट्रोलर का डिफाइन करता है कि आप कौन सा कंट्रोलर प्रोग्राम करना चाह रहे हो, ये आप जो भी प्रोग्राम या आप डेवलप कर रहे हो।
तो वो ये इस टारगेट सेटअप ब्लॉक के अंदर वो कंट्रोलर की सारी डिटेलिंग है। अब टारगेट सेटअप ब्लॉक आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है, वो आपको सिमुलिंक लाइब्रेरी के अंदर से आपने सर ने बताया वो STM32F4 कंट्रोलर। ये आप वाइजूम इंस्टॉल कर लोगे मैटलैब के अंदर, उसके बाद ये वाइजूम ब्लॉक सेट आएगा। वाइजूम ब्लॉक सेट आपके के सिमुलिंक लाइब्रेरी के अंदर आ जाएगा, वहां से आप ये वाले ब्लॉक एक्सेस कर सकते हैं। अब ये वाइजूम ब्लॉक सेट के अंदर आपने देखा कंट्रोलर देखा होगा, तो उस पे लिखा होगा कंट्रोलर का कोड, ये STM32F4 कंट्रोलर है। आप अवर साइड पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिख रहा है यहाँ पे आपके पास जो कंट्रोलर है उसमें देखिए ये है। STM32F407। तो ये हमारा STM32F4 कंट्रोलर है। तो हमें ये इसमें देखिए दो तरह के कंट्रोलर आप प्रोग्राम कर सकते हैं वाइजूम के थ्रू। एक तो F40 सीरीज वाले और एक F0 सीरीज वाले और F4 सीरीज वाले। तो हमारे पास जो है वो है हाँ सिमुलिंक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा। हाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा। STM32F4 टारगेट के अंदर आपको ये डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में आपको टारगेट सेटअप ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, तो ये सीधा टारगेट सेटअप ब्लॉक सीधा आपको उठा के और सिमुलिंक आपके सिमुलेशन वाले फाइल में रखना है। ठीक है, अब इसका सेटिंग किस तरह से होता है, ठीक है, तो इसके अंदर अब आपको मेजरली तो आपको बताना होता है कि वो कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में हमने टेल इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप जो भी प्रोग्राम यहाँ पे लिखोगे, जो भी ये हमने जैसे अभी यहाँ पल्स जनरेटर बनाया हो और ये डिजिटल आउटपुट तो वो सब आप जो भी बनाओगे तो उसको वो कौन से कंपाइलर के थ्रू कोड करेंगे। तो हम यहाँ पे अभी MD के आर्म यूज करेंगे, तो उसके लिए आपके सिस्टम के अंदर टेल होना जरूरी है। वो बैकग्राउंड में वो केल यूज करके और कंपाइल करेगा। अगर आपके पास केल नहीं है तो आप ये GNU आर्म भी यूज कर सकते हैं। मेजरली ये टारगेट सेटअप ब्लॉक में मेजरली 3 चेंजेस ही रहेगा। एक ये कंपाइलर इनिशियल स्टेज पे ये 3 चेंजेस ही रहेंगे। कंपाइलर, फिर ये MCU जो कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ये हमारा है STM32F407VG LQFP100 बोर्ड। यहाँ पे नंबर्स ऑफ कंट्रोलर्स दिए हुए हैं। LQFP100 वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली F407VG। अगर ये आपका गलत हुआ और आप फिर पूरा कोड सही से लिख रहे हो, यहाँ पे सारा लॉजिक आपका सही है और फिर आप बोल रहे हो कि मेरा कंट्रोल में डंप नहीं हो रहा, तो वो इसी की वजह से नहीं। इसके बाद जो डिबगर यूज करना है वो हम एक ST-Link यूटिलिटी भी हम इंस्टॉल करते हैं, जो इसके कनेक्शन में और डिबगिंग के अंदर काम करता है। तो वो ST-Link यूटिलिटी भी आपको प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा वाइजूम इंस्टॉल करने से पहले। हाँ, वाइजूम इंस्टॉल करने से पहले आपको ST-Link यूटिलिटी इंस्टॉल करना पड़ेगा और केल इंस्टॉल करना पड़ेगा। सीक्वेंस में बोलूं तो पहले केल इंस्टॉल करना है, फिर ST-Link यूटिलिटी इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद आपको वाइजूम मैटलैब के अंदर इंस्टॉल करना है। अगर ये सीक्वेंस गलत हुई तो भी आपका वाइजूम सही से नहीं चलेगा। पहले केल इंस्टॉल करना है, हाँ, फिर ST-Link और फिर वाइजूम। केल में भी वर्जन है 5.21 समथिंग कुछ लेटेस्ट। हाँ, वो मिनिमम वर्जन कुछ है रिक्वायरमेंट, 4.16 या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, तो उससे अपर वर्जन होना चाहिए। सैंपल टाइम, ये मैनुअल सेव सैंपल टाइम वो सब एडवांस स्टेज में आता है, तो वो सब
अभी मेजरली ये तीन चीज हमको सेट करनी है। और ये सारा सिलेक्ट किया और ये जैसे आप देख रहे हो ये आपका यहाँ पे क्या होता है सिंगलिंग में फिक्स स्टेप डिस्क्रीट आपको दिख रहा है ठीक है यहाँ पे वो जो सर ने बताया फिक्स स्टेप डिस्क्रीट हम पूरा चीज डिस्क्रीट में ही काम करेंगे ये जो सैंपल टाइम के अकॉर्डिंगली हर सैंपल टाइम पे उसकी वैल्यू चेक करेगा उसका प्रोसेस करेगा तो वो ओडी और वो सारा चीज हम नहीं एमपीटीज में जाएंगे हम सीधा इसको फिक्स स्टेप डिस्क्रीट में इसलिए करते हैं कि सीधा हम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं ओके वो सिलेक्शन कहाँ से होगा तो ये मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर तो पहले तो ये टाइप उसका सिलेक्ट करना है फिक्स स्टेप्स सॉल्वर में जैसे बताया डिस्क्रीट नो कंटीन्यूअस स्टेप ठीक है फिर यहाँ पे फिक्स स्टेप साइज भी आप दे सकते हो फिलहाल अभी ऑटो रखा है वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली वो ले लेगा कि कितना सैंपल टाइम है और ये जो है मेन इंपॉर्टेंट सिंगल टास्क है वो आपको मेजरली सिलेक्ट करना है कि पीरियोडिकली वो सिंपल सैंपल टाइम लेगा तो ये तीन चेंजेस यहाँ पे करने हैं Okay. और उसके बाद सीधा ये आपने जो टारगेट सेटअप ब्लॉक लिया वो आपको टारगेट सेटअप ब्लॉक इस तरह कॉन्फ़िगर करना है ये कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए Okay. अभी आ जाते हैं हमारी ये एक्सरसाइज पे अभी ये एक्सरसाइज में क्या है कि जनरेट अ पल्स ऑफ 1 किलोहर्ट्ज ऑन PD12 पिक एंड टॉगल LED for 1 सेकंड ऑन PD13 तो हमको पल्स जनरेट करना है तो हम पल्स कहाँ से देख पाएंगे कंट्रोलर के से आप पल्स जनरेट करोगे तो उसको ऑब्जर्व कहाँ पे करोगे कौन सी पिन पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे टाइमर की पिन पे इनपुट की पिन पे आउटपुट आउटपुट ओके तो डिजिटल आउटपुट पिन पे आप ऑब्जर्व करोगे ओके तो पहले और तो उससे पहले भी ये देख लेते कि ये सारे ब्लॉक्स कहाँ से मिलेंगे डिजिटल इनपुट पे डिजिटल आउटपुट पे तो वो भी आपको ये सेम लोकेशन पे सिमुलिंक लाइब्रेरी में माइजूम ब्लॉक सेट के अंदर ये STM32F4 टारगेट है इसमें ये सारी जो चीजें हैं वो अनचिप पेरिफेरल्स में आपको मिलेगी अनचिप पेरिफेरल्स अनचिप पेरिफेरल्स के अंदर आपको आईओएस है आईओएस के अंदर आपको ये तीन चीज मिल जाएगी तो डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट और डिबाउंस यहाँ से आपको ये तीनों चीज मिल जाएगी अगर आपको टाइमर यूज करना है तो ये टाइम है टाइमर उसके अंदर एडवांस पीडब्ल्यूएम बेसिक पीडब्ल्यूएम है फिर एडीसी हम जब यूज करेंगे तब देखेंगे हम ये रेगुलर एडीसी लेंगे फिर डीएसी हम यूज करेंगे तो ये वाला रेगुलर डीएसी यहाँ से लेंगे तो ये सारी लोकेशन है इसकी कि कहाँ से कौन सा ब्लॉक होता है ठीक है और ये डिजिटल आउटपुट पिन ये हमने डिजिटल आउटपुट वहाँ से ले लिया डीओ कहाँ से सिमुलिंक लाइब्रेरी में वाइडिंग ब्लॉक सेट से वो सारी लोकेशन पे हमने ये डिजिटल आउटपुट ब्लॉक ले लिया उसमें आता है आपका पिन कॉन्फ़िगरेशन अब वो पिन कॉन्फ़िगरेशन पिन सिलेक्शन आपको किस तरह करना है वो आपके ये कंट्रोलर के ऊपर आपके पिन असाइन होनी चाहिए तो आप वो पिन सिलेक्ट कर सकते हो एज अ डिजिटल आउटपुट पिन
मेरे पास बोर्ड है। तो जीपीओ जैसे आप देख पा रहे हो, दिस जीपीओ यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हो, एक पेज में इसमें भी। तो यही डायग्राम है, इसी यही बोर्ड डायग्राम है ये। जो नीचे का मदरबोर्ड जो है, जो इनपुट एक है वो उसका ये डायग्राम है। ये यहाँ पे आपका जो ये आर्म कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जीपीआई पिन्स, और जीपीआई के लिए मतलब जनरल पर्पस इनपुट के लिए ये सारे पिन अलोकेटेड है, okay? तो ये पिन पे आप इनपुट ही दे पाओगे। यहाँ से आप ऐसा करोगे कि यहाँ से मैं आउटपुट ले लूँ, तो वो आप नहीं, वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। और ये है आपका ये जो SPI I2C जो मैंने बताया था कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो सीरियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्वाड्रेचर एनकोडर इनपुट जब वो मोटर ड्राइव एप्लीकेशंस में आपको एनकोडर का रीडिंग के लिए हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस आप कैप्चर कर पाओगे उससे टाइमर के। और ये है जो जीपीओ जनरल पर्पस आउटपुट। तो ये पिन पे आपका डिजिटल आउटपुट आप जो 1 किलोहर्ट्ज का देखेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। ये सारे जो है टाइमर है, टाइमर है, टाइमर 1 एंड टाइमर 8 जो PWM टाइमर्स है, उसका हम कल डिटेलिंग समझेंगे। ये सारे ADC चैनल्स A0, A1, A2, A3, C0, C1, तो ये सारा जो है वो पिन नंबर्स है। किसका पिन नंबर है? तो ये इसके जो कंट्रोलर, ये कंट्रोलर की जो 100 पिन है उसका पिन नंबर जो अलोकेट किया गया है उसके स्पेसिफिक वर्क के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पे जो A0 पिन है तो वो इस बोर्ड पे क्या काम करेगी, तो वो इस बोर्ड पे ADC का काम करेगी। तो वो ये बोर्ड को ध्यान में रखते हुए फिर हमें हमारा जो पिन सिलेक्शन करना है वाईजून के अंदर, मैटलैब के अंदर, यहाँ पे उस तरह से करना है। अगर अभी आप देखें जैसे ये देखिए जीपीओ में PD12 और PD13 पिन है, ठीक है। तो ये आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से, तभी आपका आउटपुट आप ये डिजिटल आउटपुट पिन पे देख पाओगे, ठीक है। तो ये सिलेक्शन किस तरह होगा, तो पहले यहाँ से पोर्ट सिलेक्शन करना है, कौन सा पोर्ट ABCD जो हमारा जो है जीपीओ में के लिए हमने डी दिया हुआ है, तो D पोर्ट। अब उसमें कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, तो हम 12 और 13 पिन यूज कर रहे हैं, ओके। तो 12 और 13 पिन सिलेक्ट किया, उसके बाद सीधा हम हमारा टारगेट मेन ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, वो है 1 किलोहर्ट्ज का पल्स बनाना। तो 1 किलोहर्ट्ज का पल्स बनाने के लिए हम हमारे सिमुलेशन के अंदर भी हम सिर्फ एक पल्स जनरेटर ही यूज करते हैं, तो पल्स जनरेटर के अंदर हम क्या सेटिंग करते हैं तो बता भाई। पल्स जनरेटर में क्या सेटिंग्स करते हैं हमारा अकॉर्डिंग, जैसे आपको 1 किलोहर्ट्ज का पल्स बनाना है, आप पल्स जनरेटर हाँ नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो वही यहाँ पे हम वो टाइम बेस्ड होता है और एक सैंपल बेस्ड होता है। हमने जैसे देखा कि इसमें हम पूरा फिक्स टाइम डिस्क्रीट में कर रहे तो हम इसको भी सैंपल बेस्ड में ही ले जाते हैं, ठीक है। तो पूरा आपका सैंपल हो गया। अब एम्पलीट्यूड हमने अभी रख दिया 1, ओके। और पीरियड, तो व्हाट इज पीरियड, नंबर वो बता रहा है कि नंबर ऑफ सैंपल, मतलब आपकी एक साइकिल के अंदर आप वो टोटल 10 नंबर ऑफ सैंपल्स देगा, ओके। फिर है आपके पल्स विड्थ, तो कितने पल्स विड्थ के लिए वो ऑन रहेगा, तो 10 सेकंड 10 नंबर ऑफ सैंपल्स में से वो 5 सैंपल्स के लिए ऑन रहेगा। फेज डिले अभी कुछ नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आता ही है सैंपल टाइम। अब सैंपल टाइमिंग किस तरह से डिसाइड होगा, हाँ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स से आपका सैंपल टाइम डिसाइड होगा। तो हमारा 1 किलोहर्ट्ज है तो वो आपका आता है 1 मिलीसेकंड, बिल्कुल ठीक है। तो उस डिवाइड बाय 10 तो यहाँ पे आपका हो गया 100 माइक्रोसेकंड, ओके। तो ये आपका 1 किलोहर्ट्ज का पल्स बन गया, ठीक है। तो पहले आप अगर आपको शक हो रहा है कि ये मेरा 1 किलोहर्ट्ज का पल्स बना के दे रहा है नहीं दे रहा है, तो वो आप यहाँ से स्कोप लेके भी वेरीफाई कर सकते
डायरेक्ट कंट्रोलर में देखने से पहले ठीक है, ये एक साइकिल आपकी हुई यहाँ से, और ये टाइम पीरियड देखिए 1 और इंटू 10⁻²। तो ये आपका 1 किलोहर्ट्ज का पल्स है। इसके बाद आप अगर देखोगे आपके कंट्रोलर की कौन सी पिन पे देखोगे आप, वो PD12 पिन पे। तो PD12 पिन आपके कहाँ पर है? आपके यहाँ पर। तो आपको DSO पे आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो DSO पे आप देख पाओगे तो ये वाली पिन पे हम प्रोब लगाएंगे। ओके, ये आपका यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी बता रहा है 1 किलो। आप देख सकते हो कि 5%, हमने जो नंबर ऑफ सैंपल पल्स विड्थ जो रखी थी 5, तो वो आपका यहाँ पे आपने रखी थी 5, तो वो हाफ टाइम जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके हाफ ड्यूरेशन के लिए ऑन रह रहा है, फिर हाफ ड्यूरेशन के लिए ऑफ है। ठीक है, उसको आपको सिंपली चेंज करना है। तो यहाँ पे सिर्फ आप सीधा पल्स विड्थ आप चेंज कर दीजिए, कुछ वेट कर दीजिए। ये बताना रहेगा। आप पाइजूम इंस्टॉल कर दोगे तो उसके बाद ये बिल्ड मॉडल से आप यहाँ से सीधा आपका अगर कंट्रोलर कनेक्ट होगा तो यहाँ से आप आपका प्रोग्राम जो है वो कंट्रोलर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका जैसे कंट्रोलर कनेक्ट नहीं होगा तो वो एरर बता देगा कि कनेक्ट टू टारगेट की एरर बता देगा। यहाँ आपने स्टार्टिंग में अगर देखा होगा अभी मैंने कंट्रोलर कनेक्ट नहीं किया तो ये एरर है। अब जैसे मैं कंट्रोलर कनेक्ट करूंगा तो ये वाला एक बता देगा। आप माय कंप्यूटर में भी देख पाओगे, ये जो है ये आपका कंट्रोलर फ्लैश मेमोरी। ये सारी चीजें आपकी ग्रीन होनी चाहिए तो आपका आपके कंट्रोलर के अंदर सक्सेसफुली डाउनलोड होगा आपका जो कोड आपने बनाया है। ओके, तो अपन ऊपर हमने क्या चेंज किया? 80%। 8% 80% किया। आपके पास भी 80% हो गए। तो इतना सिंपल है ये आपका बाइजूम से प्रोग्रामिंग। ठीक है।
ये फर्स्ट स्टेज। अब दूसरा जो एप्लीकेशन था LED फॉर 1 सेकंड, तो उसके अंदर हमको हमारा ये इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा कि आप, हाँ, पल्स जनरेटर के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फिर आप 1 सेकंड के लिए ऑन रखो तो 1 सेकंड के लिए ऑफ, 1 सेकंड के लिए ऑफ। उसी तरह यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है कि नंबर ऑफ सैंपल में 20,000, पल्स स्पीड 1000, सॉरी 10,000, और सैंपल टाइम है आपका 100 माइक्रोसेकंड। अब आप इस पे से आप फ्रीक्वेंसी गिन सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी आप पीरियड ये नंबर ऑफ सैंपल इनटू सैंपल टाइम करोगे तो आपके 2 सेकंड, ठीक है। तो 2 सेकंड्स में ये 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा, ठीक है। वो हम कंट्रोलर के उसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। ये तो हाँ, बस ये पतला वाला करना जैसे ये देख रही है PD13 पिन है, हमने यहाँ कोड के अंदर लिखा हुआ था कि PD13 का जो पल्स जा रहा है वो 1 सेकंड के लिए LED टॉगल हो रही है, ठीक है। वो PD13 पिन पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये वाली। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ये अपने बोर्ड में आपको नीचे से दिखेगा, वो पूरा बोर्ड उल्टा रखा होगा, करके वो तो ये ऊपर से आप हाँ लेकिन जो जुनैद जी ने समझाया, थोड़ा समरी में बोलूं तो अभी मैटलैब में ये ऑप्शन हमारे पास, बाकी सब सेटिंग का निकल गए। मैटलैब सेटिंग में फिक्स स्टेप डिस्क्रीट OD50 OD5 वो कुछ ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। तो वन टाइम सेटिंग जो यहाँ से उन्होंने बताया, दैट इज द ओनली वे वो डिजिटल सर्किट में माइग्रेट हो सकता है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने के लिए याद रखना है। तो ये यहाँ पे सब सॉल्वर और वो सब हम नॉर्मली एक्सप्लोर करते हैं, प्रोग्रामिंग में वो जरूरत नहीं है, यही सेटिंग रहेगी, बरोबर। द सेकंड मेजर टेक अवे इज पावर GUI की तरह ये ब्लॉक हमेशा रहेगा। कोई भी प्रोग्राम बनेगा ये ब्लॉक तो हमेशा रहेगा, ठीक है। ये हर बार हम सेटिंग करने नहीं आएंगे, एक बार प्रॉपर्ली होगा, ये प्रोग्राम होगा, इसी को सेव एज करो तो ये ब्लॉक तो हमें पता है क्या सेटिंग करना है। अभी इसमें क्या क्या सेटिंग किया, तो 3 चीज इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया। एक, हमारा कंट्रोलर कौन सा है वो उसको बताना पड़ेगा, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। अभी आज ये किट है, कोई और किट हो तो उस हिसाब से ये कंट्रोलर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप समझे हो तो 3 सॉफ्टवेयर लगता है इसको प्रोग्राम करने के लिए। पहला ये वाइजुंग आ गया, ठीक है, तो वो सिमुलिंक एनवायरनमेंट में हमें मिलेगा। तो वाइजुंग का तो हमारा .mdl और .slx फाइल है, मॉडल फाइल है, तो वाइजुंग उसका आउटपुट करके हमें C फाइल देगा, ठीक है। तो वो C फाइल को कंपाइल करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर है, वो कंपाइलर बोलते हैं। तो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच विल कन्वर्ट C लैंग्वेज प्रोग्राम टू बाइनरी प्रोग्राम जो फ्लैश मेमोरी में जाएगा। तो ये दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए। तीसरा, बाइनरी सॉफ्टवेयर उसमें लोड कैसे होगा, तो ये ST-Link करके तीसरा। तो हमें 3 सॉफ्टवेयर जो सीक्वेंस में उन्होंने समझाया वो सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। केल है, ST-Link है और वाइजुंग है, ये 3 इंस्टॉल होगा। और ये ब्लॉक में हमने क्या किया वो बताया कि आपको कंपाइल इससे करना है, आपको डाउनलोडिंग इससे करना है, और मेरा कंट्रोलर ये है, ओके। सो हम जो ये फाइल जो बनाया वो .mdl फाइल होगा, ठीक है। अभी व्हेन ही इज रनिंग ये सब स्टेप ऑटोमेटिक हो जाता है, इसलिए
पहला काम वो क्या करेगा, जनरेट सी कोड। तो ये किसका काम है, वाइजूम सॉफ्टवेयर। यस सर। वाइजूम सॉफ्टवेयर से सी कोड मिलेगा, ठीक है। फिर उसको कंपाइल करना है। कंपाइल किससे करेगा, तो वो जो एमडी के आम हमने बताया केल वाला, तो यहाँ पे वो सेकंड सॉफ्टवेयर यूज होगा, बरोबर है। फिजिकली वायर लगा है तो डाउनलोड एंड वेरीफाई, सो कनेक्ट टू द टाइगर। यहाँ पे वो एरर करके दिखाया कि यूएसबी केबल निकाल दिया तो ये रेड आ गया, तो फिजिकली कनेक्टेड है, वो वेरीफाई करके वो तीसरा सॉफ्टवेयर एसटी लिंक, उससे वो डाउनलोड होगा। तो हमारा तो ये क्लिक पे ये हो जा रहा है, बट बैकग्राउंड, सो दिस इज सेकंड थिंग। एंड वो हर बार समझने की जरूरत नहीं, एक बार एनवायरनमेंट सेट हो गया तो अभी वो चलता रहता है। बट बैकग्राउंड व्हाट इज हैपनिंग, सो 3 सॉफ्टवेयर is making it happen that your model file is going to controller. Okay, I hope it is clear. सर एक्चुअली एमडीएल फाइल को प्रोड्यूस करेगा। MDL फाइल हम मैटलैब में बना रहे हैं ना, सिमुलिंक में हम MDL फाइल बना रहे हैं। ST-Link is only for downloading, so binary 0101 वाला जो फाइल बना उसको फ्लैश मेमोरी में हम ST-Link से डालेंगे। That is the third software. जुनेद, बाकी जो है तो ये कुछ ब्लॉक चाहिए। टाइम बिंग पल्स जनरेशन है, तो सिमुलिंक में हमें कहाँ जाना है उन्होंने बताया। मैं जो स्पेसिफिकेशन रीड किया, वो सब ब्लॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। टाइमर है, एडीसी है, डीएसी है, ये कैमरा इंटरफेस वाला बोला था वो भी है। तो हमें अभी पल्स बनाना था तो आईओ में मिलेगा इनपुट आउटपुट, और उसमें से भी हमने आउटपुट वाला ब्लॉक लिया, ठीक है। तो ये पेरिफेरल, तो जब एडीसी वाला करेंगे तो एडीसी वाला ब्लॉक लाएंगे, डीएसी वाला करेंगे तो डीएसी वाला, लेकिन मिलेगा कहाँ, तो ये लोकेशन है हमारा F4 वाला कंट्रोलर है, उसमें ऑन चिप, ये कंट्रोलर पे ऑन चिप पे क्या क्या पेरिफेरल है, इस यहाँ से ही मिलेगा आपको ब्लॉक्स। डन। टारगेट सेटअप कहाँ से मिलेगा, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। काफी टाइम हमारा मेथड क्या है, यहाँ से सर्च कर लेते हैं। यहाँ से आप टारगेट सेटअप सर्च करोगे तो F0 का टारगेट सेटअप भी आ सकता है, फिर उसको वहां रख दिया है, फिर कंपाइल करने जाओगे एरर। तो ये वाला ऑप्शन स्किप करना, थोड़ा कष्ट लेके यहाँ पे ही जाना है। हमें पता है कि यही हमारा कंट्रोलर है, तो दिस आर द ओनली ब्लॉक्स which you can use for configuring peripherals. Done? फिर तीसरा पार्ट जो आप सब फेमिलियर ही हो, ये पार्ट क्या बना, मैटलैब, नॉर्मल मैटलैब सिमुलेशन। तो नॉर्मल मैटलैब में आप जो भी ब्लॉक यूज करते हो, जो भी लॉजिक बनना है आप यहाँ बनाओ, और इसको हमने पेरिफेरल पे भेजा। ओके, सो दिस आर few useful takeaway from this simple example। और आपने देखा उसने 80% किया तो 1 मिनट में 80%। अभी वो 5 किलोहर्ट्ज करेगा तो 5 किलोहर्ट्ज, तो इट इज दैट इजी। एंड दिस इज फिजिकली आपने पल्स बनाया, वी आर वाचिंग ऑन ऑसिलोस्कोप, ठीक है ना। सो प्रोसेस इज वेरी इजी। आपका डिजिटल सर्किट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दिस इज वन टाइम सेटिंग, आप ऐसा 10 प्रोग्राम बनाओगे तो ये सब आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्यों उन्होंने 1 सेकंड कर दिया, तो हमें वो एलईडी आंख से देखना था, तो टाइम वो 1 किलोहर्ट्ज रखेंगे तो माइक्रोसेकंड हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया। तो वहां पे f इज इक्वल टू 1 किलोहर्ट्ज था, बरोबर है। तो t कितना हुआ, 1 मिलीसेकंड, 0.001। ओके, फिर उसने वो पल्स जनरेटर में बोला कि मैं टोटल 10 सैंपल रखूंगा उसमें, और एक सैंपल का टाइम पीरियड कितना, तो उसने ts निकाला 20 divided by 10, that is how we adjusted there 0.001। so my full cycle is this sample time into number of sample। okay, अब इसको 100 करो तो एक और बढ़ेगा, ठीक है जी। तो उन्होंने वो सैंपल टाइम वहां पे कैसे सेटिंग किया था, इसमें जो भी किया, ये वैल्यू कहां से आया, तो ये यहां से आया। फिर ड्यूटी रेशियो के हिसाब से 8 सैंपल ऑन या 5 सैंपल ऑन, ठीक है।
I hope this is okay. Fine. Then you can take it further. दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है एलसीडी इनके बॉल। कीबोर्ड वाला समझ लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है। अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि पुश बटन से एलईडी विथ डिबाउंस, तो पुश बटन से हम एलईडी को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कराएंगे। तो पुश बटन आपका कमांड क्या हो गया, डिजिटल इनपुट कमांड है, ठीक है। अब वो डिजिटल इनपुट कमांड आप वो एलईडी पे ऑब्जर्व करना चाहते हो, आपको एलईडी पे ऑब्जर्व करना होगा तो वो उसको आउटपुट में से निकालना होगा। तो हाँ, एनालॉग आउटपुट, नॉट एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट। तो वो आपको डिजिटल आउटपुट मतलब दोनों आपके ब्लॉक यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, एक तो डिजिटल इनपुट भी और डिजिटल आउटपुट भी, ओके। तो हमारा जो आईओ में जो था डिजिटल आउटपुट और डिबाउंस, इनपुट और आउटपुट दोनों ब्लॉक यूज करेंगे और डिबाउंस भी यूज करेंगे। डिबाउंस वाला क्या है वो हमने एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो ये हमारा कंट्रोलर है उसमें ये जो स्क्वायर दिख रहा है PD 3 4 5 6 7 कीबोर्ड की स्विचेस जो है, हाँ उसका नंबर उसको बोर्ड लिखा होगा, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे लिखा होगा यहाँ पे। कीज जो है पुश बटन इधर यहाँ पे लिखा है एलईडी के ऊपर, कीज के ऊपर ही है PD 3 4 5 6 7। ठीक है, तो उतने स्विचेस आप एज अ पुश बटन यूज कर सकते हो, ठीक है। स्विच वाइज ही है, उसका नंबरिंग इस तरह से PD 3 4 5 6 7 5 only 5। हाँ। यहाँ पे दो स्विचेस यूज किए हैं, एक तो PD 6 है और PD 7 है, ओके। और ये डिबाउंसिंग लॉजिक है। अब डिबाउंसिंग लॉजिक में डिबाउंस वाला आपको सिलेक्शन, ये भी आपको वही लोकेशन पे से मिल जाएगा। हमने जैसे देखा डिजिटल STM कंट्रोलर वाला वाइजूम ब्लॉक सेट में STM32F4 में ऑन चिप पेरिफेरल्स में आईओस में आपको ये तीन मिल जाएंगे, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट और डिबाउंस, ओके। डिबाउंस में उसका मोड सिलेक्शन है, जिसके अंदर टोटल 3 मोड्स है। एक तो नॉर्मल मोड है, एक सिंगल पल्स है और एक टॉगल लैच। अब नॉर्मल मोड में क्या है कि नॉर्मल मोड आप अगर डिबाउंस में रखोगे तो आप जब तक उसको प्रेस करके रखोगे स्विच को, तब तक आपका स्विच ऑन रहेगा, और जैसे ही रिलीज कर दोगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सिंगल पल्स में वो आप एक आप प्रेस करोगे तो सिर्फ जितना भी ड्यूरेशन के लिए प्रेस करोगे तो उसमें आपका एक ही पल्स देगा। आपको वापस उसका पल्स चाहिए तो आपको रिलीज करके ही वापस बटन प्रेस करना है, ठीक है। और टॉगल लैच में क्या होगा, अगर वो 0 होगा तो उसका जो स्टेट होगा वो चेंज करेगा, 0 से 1 चला जाएगा और वो स्टेट मेंटेन करेगा। और अगर आपका स्विच 1 पर है तो फिर वो 1 से आ जाएगा वापस 0। वही चीज हम सीधा ऑब्जर्व करेंगे इस पे, ये वाली हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो वो हम ये एलईडी के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे। तो एलईडी के थ्रू किस तरह ऑब्जर्व करेंगे, तो हमने ये दो स्विचेस ले लिए PD 12 और PD 13, ओके। तो PD 12 से हमने रख दिया कि टॉगल लैच, ओके। तो टॉगल लैच में रख दिया तो वो PD 12 वाली पिन, जैसे मैं PD 6 बटन प्रेस करूंगा तो PD 6 बटन प्रेस करने पे वो PD 12 अगर ऑफ होगी तो ऑन हो जाएगी, अगर ऑन होगी तो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और ये PD 7 जो है, PD 7 में कुछ डिबाउंस लगा नहीं हो, ठीक है।
डिबाउंस नहीं लगा है उसका मतलब क्या, वो नॉर्मल में ऑपरेट करेगी। मैं प्रेस करके रखूंगा तो वो ऑन रहेगा, अगर रिलीज कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है। वो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर हाँ, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे जो कंट्रोलर जो है मदरबोर्ड जो है हमारा, उसमें वो इस तरह से कॉन्फ़िगर की गई है कि वो इनिशियली 1 हो, वो 1 को हम नॉट के थ्रू 0 करते हैं। ठीक है, तो यही हम देखते हैं इसको। देखिए आपके PD 12 और 13 पिन LED ऑफ है, PD 6 और 7 प्रेस करो। ठीक है, ये टॉगल है, PD 6 पे हमने टॉगल लगाया था। ठीक है, तो ये वाली जो LED है PD 12 वाली, ठीक है, ठीक है, ऑफ हो रही। ये 13 देखते हैं, उसमें सिर्फ एज लॉन्ग एज आई प्रेस इट विल बी ऑन। ठीक है, जैसे मैं छोड़ दे रहा हूँ ऑफ हो रही, ये नॉर्मल मोड। ठीक है, ये वाली है 13 वाली, थर्ड, यहाँ से थर्ड। ठीक है, ये ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, पुश बटन कमांड आप किस तरह से आप ये भी एक्सपेरिमेंट किस तरह से। जो थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हम कीबोर्ड इंटरफेसिंग विद एलसीडी, जो हम ऑन ऑफ करवा रहे हैं वो हम एलसीडी पे देखेंगे कि एलसीडी पे क्या होता है। एलसीडी पे भी हम डिस्प्ले करवाएंगे कि भाई अगर जैसे स्विच 1 स्टेट में है तो वो ऑन बताएगा, और ऑफ 0 स्टेट पे तो वो ऑफ बताएगा। ठीक है, इसमें सब किसी में स्केलिंग का वो डलेगा, तो आपके पास कंट्रोल में है तो मैं उनको बुला के दूंगा, स्टार्ट कर दूँ सर। इसमें आप देखोगे ब्रेक हो गए ना, तब दे दो। तो ये सारी चीजें सेम है। टारगेट सेटअप सेशन रखा है, तीसरा इसमें टारगेट सेशन सेटअप रहेगा, सर में क्या होती है, प्रैक्टिस करा रहेंगे वही कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो लोग जो अभी एक्सरसाइज सीख रहे हैं तो ये कंटिन्यू कर सीख लेंगे ना। एक तो कंट्रोलर, कंपाइलर और डीबगर। फिर हम अब इसमें क्या है कि हम एक पुश बटन कमांड देंगे, उससे एलईडी टॉगल ऑन ऑफ होगी और उसके साथ वो ऑन ऑफ स्टेट उसका बताएगा एलसीडी के ऊपर। तो इसमें एक चीज ऐड हो रही है एलसीडी, वो एलसीडी इंटरफेसिंग के लिए हमें ये कैरेक्टर एलसीडी सेटअप, ये इतने ब्लॉक्स नए हैं। ठीक है, तो ये सारे ब्लॉक्स भी आपको यहाँ से सिमुलिंक लाइब्रेरी में से, अब ये जो कैरेक्टर एलसीडी सेटअप है वो दोनों कंट्रोलर के लिए सेम है, F0 और F4 के लिए। तो वो आपको ये हार्डवेयर मॉड्यूल्स के अंदर कैरेक्टर एलसीडी में आपको मिल जाएगा, कैरेक्टर एलसीडी सेटअप और ये कैरेक्टर एलसीडी राइट लेना। ओके, इसके अंदर क्या सेटिंग करना है वो मैं बताता हूँ। और ये जो है वोलेटाइल डेटा स्टोरेज एक और लेना, वोलेटाइल डेटा स्टोरेज भी आपको यहाँ से ही मिलेगा।
वोलेटाइल डेटा स्टोरेज ये जो है वाइजिंग ऑफिस में ये आप यूज कर सकते हैं, वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, अब पहले क्या है, एलसीडी की पिन्स आपको अलोकेट करनी पड़ेगी कि एलसीडी के अंदर आपका जब पिन्स होती है कि रजिस्टर सिलेक्ट, रीड राइट, इनेबल, ये सारी पिन्स होती है, तो वो इस बोर्ड के अंदर कहाँ अलोकेट की गई है। ठीक है, तो वो पहले तो हम ये इस बोर्ड के अंदर हमारे ये मदरबोर्ड के अंदर जो है HTML वाला, उसके अंदर ये पिन्स पे अलोकेट की गई है। तो आपसे कोई भी प्रोग्राम में आपको ये एलसीडी के साथ इंटरफेसिंग करना है तो आपको पिन सिलेक्शन इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, तो ये आपका GPIO कंट्रोल कोड जो होगा वो आपको B रखना होगा, फिर उसके अंदर रजिस्टर सिलेक्ट पिन कौन सी है, तो वो है 11 नंबर की, रीड राइट पिन आपकी 10 नंबर की होगी, इनेबल पिन होगी वो होगी 2 नंबर। और ये डेटा पिन्स है, तो डेटा पिन 4 5 6 7 ये सिलेक्शन आपको करना होगा। ओके, ये कैरेक्टर एलसीडी सेटअप इंटरफेस में आप 4 बिट 8 बिट कोई भी यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंगली वो आपका कंट्रोलर यूजेज कम ज्यादा हो। डेटा पिन यही 4.67 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये कंट्रोलर ये मदरबोर्ड पे आपको अगर एलसीडी इंटरफेसिंग करना है तो। और फिर सेम इसी तरीके से अगर आपको वापस दूसरे प्रोग्राम में यूज करना है तो इसे सेव करें या इसे ही कॉपी पेस्ट करें तो वो एरर के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। और ये दूसरा है ये वोलेटाइल डेटा स्टोरेज। अब ये वोलेटाइल डेटा स्टोरेज ये कैरेक्टर एलसीडी राइट है। पहले ये वोलेटाइल डेटा स्टोरेज समझ लेते हैं। वोलेटाइल डेटा स्टोरेज में आपको ये डेटा स्टोरेज का पहले तो उसका टाइप सिलेक्ट करना है। तो आप इसमें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ऑन ऑफ, ओके, या तो कोई नंबर्स भी होगा तो वो आपका कैरेक्टराइज होगा स्ट्रिंग्स के अंदर, तो हम यहाँ पे रखा है स्ट्रिंग, ओके, डेटा टाइप स्टोरेज टाइप, ओके। अब ये स्टोरेज का नेम हमने क्या दिया, तो हमने दिया है ऑन ऑफ, ओके, और साइज हमने 16 बाइट सिलेक्ट कर दिए। इनिशियली वो कंट्रोलर आपका रीसेट होगा तो वो क्या पहले वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है, तो वो डिस्प्ले करेगा ऑफ। इनिशियली आपका कंट्रोलर जब भी रीसेट होगा तो वो पहले ऑफ ही डिस्प्ले करेगा, ओके। अब ये डेटा स्टोरेज यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, ओके, ऑफ है। अब वो डिस्प्ले करवाने का काम ये कैरेक्टर एलसीडी राइट करेगा, ओके। अब कैरेक्टर एलसीडी राइट में ये जो है CMD X पोजीशन और Y पोजीशन। अब पहले ये इससे पहले भी इसका ये आता है कि इसमें आपको ये कहाँ से डेटा लेगा, कौन से बफर में से, ये जो डेटा स्टोरेज कौन सा यूज करेगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक ही डेटा स्टोरेज है, वो है ऑन ऑफ का। तो और सिर्फ ऑन ऑफ का ही डेटा एक ही डेटा स्टोरेज है, वही डेटा ये डिस्प्ले करवाता रहेगा, ठीक है। अब उसकी पोजीशन हमारे जैसे आपने देखा एलसीडी जो है ये 16x2 एलसीडी है, तो एक्स पोजीशन होगी ये वाली आपकी, ठीक है, 0 से 15, और वाई पोजीशन होगी 0 1, ठीक है। मतलब आपको फर्स्ट रो में फर्स्ट यहाँ से ही आपको डिस्प्ले करवाना है अगर, तो आप 0 0 ही रखोगे। अगर सेकंड रो में आपको यहीं से डिस्प्ले करवाना है स्टार्टिंग से ही, तो एक्स पोजीशन होगी आपकी 0, तो वाई पोजीशन होगी आपकी 1, ठीक है, ठीक है। तो वो यहाँ पे 0 है। CMD क्या है, तो CMD अगर आपका 0 होगा, CMD जब आपका 0 होगा तो वो जो नया डेटा कैप्चर करेगा, जो नया डेटा यहाँ डेटा स्टोरेज के अंदर आएगा, तो वो डेटा स्टोरेज को डिस्प्ले करवाने से पहले वो एलसीडी क्लीन कर देगा, फिर डिस्प्ले करवाएगा। मतलब यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज है अगर आपका बंद रहेगा तो वो पूरा क्लीन करके वापस नया डेटा बताएगा। अगर 0 होगा तो वो उसी के ऊपर ओवरराइट करेगा। ये इतना लॉजिक हमारा क्लियर हुआ।
एलसीडी पे किस तरह से इंटरफेसिंग होगा। अब ये हमारा सेम ओल्ड लॉजिक है। ये इनपुट पुश बटन है आपका, PD7 पुश बटन हो गया। फिर ये आपका वो जो स्टेट चेंज करने वाला हो गया, नॉट लॉजिक ऑपरेटर, ठीक है। फिर डिबाउंसिंग लॉजिक जो आपने टॉगल लैच मोड में रखा है। यहाँ पे आपका जो PD1 एलईडी होगी वो आपकी ऑन होगी, ऑन ऑफ होगी, ठीक है। अब ये क्या है, ट्रिगर सब सिस्टम। ट्रिगर सब सिस्टम आपको मतलब ये सिमुलिंक का ही पार्ट, सिमुलिंक लाइब्रेरी का, ओके। ट्रिगर सब सिस्टम में क्या है, ये आप लोग ट्रिगर सब सिस्टम जब आप सिमुलिंक लाइब्रेरी में से एक्वायर करोगे तो ये इस तरीके का आता है, ठीक है। ये ट्रिगर होता है, तो ये कौन सी, ये जो आपका पल्स है यहाँ से, इसकी राइजिंग एज डिटेक्ट करेगा। अब जब राइजिंग एज डिटेक्ट करेगा तो ये वाली सब सिस्टम इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये राइजिंग एज इनेबल हो जाएगी तब तब ये इसके अंदर जो भी डेटा आप प्रोसेस करवा रहे हो वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब इसमें ये हम क्या कर रहे हैं कि ये printf कमांड है, printf ब्लॉक है, ओके। printf के अंदर भी हमें पहले ये स्टोरेज नेम सिलेक्ट करना है कि वो कौन से स्टोरेज डेटा स्टोरेज में वो स्टोर करवाएगा इसके अंदर आ रहा डेटा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने अभी कंटिन्यूअसली प्रिंट फॉर यहाँ पे सिर्फ ऑन प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ऑन लिखा है। तो जैसे ही यहाँ ये सब सिस्टम ट्रिगर होगी तो ये ऑन ऑफ डेटा स्टोरेज के अंदर कमांड दे देगा, जो भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा वो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है ऑन, तो वो प्रिंट ये स्टोरेज ये कमांड दे देगा कि यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज ऑन ऑफ है उसको अंदर कमांड दे देगा कि यहाँ पे है अभी ऑन, और यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज है ऑन ऑफ उसके अंदर ऑन कमांड आ गया कि ऑन डिस्प्ले ऑन यहाँ पे है प्रिंटर के अंदर, और तो इसमें ऑन आ गया तो ये डिस्प्ले करवाने का काम ये एलसीडी राइट का है, तो फिर वो चेंज कर देगा ऑन का ऑफ का ऑन बता देगा, ठीक है। इसी तरह सेम वे वो राइजिंग फॉलिंग एज डिटेक्ट करके सीधा आपका ऑफ कर डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ पे ट्रिगर का ये जो डिटेक्शन जो है ट्रिगर टाइप फॉलिंग कर दिया है, और यहाँ पे जो है प्रिंटफ फॉर्मेट में यहाँ पे जो वैल्यूज लिखोगे आप वो ऑन ऑफ जो वो ही डिस्प्ले होगा। अगर राइजिंग एज डिटेक्ट करेगा तो वो ऑफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर ऑफ आ जाएगा, और ऑफ वो कहाँ स्टोर करेगा तो स्टोरेज नेम आपका क्या है ऑन ऑफ, ऑन ऑफ के अंदर स्टोरेज ये स्टोर कर देगा कि यहाँ ऑफ अभी फिलहाल ऑफ है, तो वो एलसीडी राइट वापस डिस्प्ले करा देगा कि भाई ऑफ। इसमें सैंपल चैनल को हमने दिया है तो ऑटोमेटिकली नहीं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हाँ क्या रन करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट ही बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड करोगे तो वो कंपाइल पहले करेगा, आपने यहाँ पे देखा होगा तो वो कंपाइल लॉग होता है प्रोसेस में कंपाइलिंग सोर्स कोड जनरेट सोर्स कोड फेच सोर्स कोड कंपाइल सोर्स कोड फिर कनेक्ट टू टारगेट डाउनलोड एंड रन टारगेट। कि अभी इनिशियली हमने जो बताया था उसमें स्टोर था डेटा स्टोरेज ऑन ऑफ के अंदर स्टोर हमने इनिशियली करवाया था ऑफ, तो इसीलिए अभी ऑफ आ रहा है। जैसे ही सर ये PD7 पिन प्रेस करेंगे PD7 हमने एलईडी पे भी लिया हुआ है। PD1 जो है उसी के साथ जैसे आपको यहाँ पे ऑफ
ऑटो में एलईडी की ऑफ हो जाएगी और वो आज का सेशन में मतलब ये 3 एक्सरसाइज इंक्लूड होगी। फर्स्ट प्रोग्राम अभी कितना टाइम है सर? 5 मिनट। मुझे आपको हाँ कर लो। सेकंड ये नॉट पुश बटन ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे ये है D12 और 13। तो ये बिकॉज ऑफ दैट मैकेनिकल नेचर ऑफ स्विच ये डिबाउंसिंग का जरूरत पड़ता है। वी वांट टू एश्योर के सही में प्रेस हुआ है तो ही उसको कुछ एक्शन लेना है। ओके, तो 2 रास्ते हैं, एक हार्डवेयर डिबाउंसिंग, तो ये मैंने उसके अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा दिया। तो नॉर्मली यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा अगर स्विच प्रेस नहीं है तो? 0 वोल्ट होगा। ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा ना। ये 5 वोल्ट है, कुछ रेजिस्टर और कैपेसिटर, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना? जब हम ये प्री प्रेस करेंगे तो 0 वोल्ट बैठेगा। ठीक है, भी आपको एलईडी ऑन करने के लिए उसको 1 देना है। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो एलईडी ऑन होगा ना, इसलिए ये यहाँ पे नोट गेट लगा है। तो जब मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन मुझे एलईडी ऑन करने के लिए तो 1 चाहिए। बरोबर है? दिस इज द एक्चुअल सर्किट। ठीक है, अभी कैपेसिटर लगा है तो दिस विल टेक सम टाइम। आप प्रेस करोगे तो डिस्चार्ज और चार्ज ऐसे होगा, डिस्चार्ज ऐसे होगा। तो ये हार्डवेयर डिबाउंसिंग हो गया। उसमें दूसरा रास्ता है सॉफ्टवेयर में। ये उन्होंने जैसे समझाया कि मैं बोलूंगा कि इतने टाइम तक अगर प्रेस हो तभी उसको ये चेंज करना है स्टेटस। ठीक है, तो ये प्रोग्रामेटिकली हम कर रहे हैं। तो दिस वाज द रीजन व्हाई दिस एक्स्ट्रा ब्लॉक। काफी टाइम आपके सर्किट में ये प्रोविजन नहीं रहता है, तो ये मैकेनिकल स्विच बाउंस बैक होगा तो आपका ये ऑन ऑफ ऐसा हो जाएगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो यू विल इंटरप्रेट इट रॉन्ग। तो उसको हमें ये करना है कि इतने समय के लिए अगर प्रेस है तो ही रहेगा। तो वन ऑफ दोज ऑप्शन जो उन्होंने समझाया, उससे आप मेक श्योर कर सकते हो कि इतने टाइम तक ये बटन प्रेस है, तभी मुझे कुछ एक्शन लेना है और तभी समझना है कि बटन इज प्रेस्ड। When we are trying to count the pulse while pressing the button, हमको डिबाउंस वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा बस we use it। कौन सा? डिबाउंस का जो अपना ये स्विच से हम इनपुट दे रहे हैं, दिस इज इनपुट, डिजिटल इनपुट। इसमें वो तो समझा गया। मैं ये कहना चाहता था, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 36 से नॉट आउट, हाँ तो वहां से भी जो आउटपुट उस समय तो 0 ही था, हाँ, तो 1 आना है, लेकिन वहां पर हमने एक डिबाउंस का ऑप्शन लगाया है। यहाँ पे वो जो 3 ऑप्शन है, नॉर्मल, लैच, वो कुछ अलग अलग लॉजिक लिखा और उससे उसको इंटरप्रेट किया। तो क्या डिफरेंस आएगा सर लास्ट में 12 और 20? उन्होंने दिखाया ना, वो एक केस में हाँ क्लिक हो रहा था, एक केस में उन्होंने जब छोड़ दिया तो ऑफ हो गया। हाँ, मैं वही कह रहा था। इस जो नीचे वाला जो ऑपरेटर है PD7 का, हाँ। वहां पर वो प्लेस करा रहेगा तो ऑन और ऑफ होता रहेगा। हाँ। लेकिन जैसे वो PD7 को छोड़ेगी तो वो ऑफ हो जाएगा। सर ऐसे ही है क्या? PD7 नॉर्मल मोड में क्या रहेगा, जब तक आप प्रेस करके रखोगे तो आपका वो ऑन स्टेट ही रहेगा। अभी यहाँ पे 0 है, अब फिर आपने प्रेस किया तो वो स्टेट चेंज हो गया। जब तक आप वो स्टेट मेंटेन करोगे तब तक वो वहाँ पे 1 रहेगा PD13 पे। अगर 1 रहेगा तब तक आपकी एलईडी ग्लो होती रहेगी।
जैसे ही आप रिलीज कर दोगे तो वो वापस 0 पे चला जाएगा। तो एलसीडी का भी ब्रेक के बाद थोड़ा हार्डवेयर देख लेंगे। तो व्हाई somebody asked why only those pin? Yes. तो ऐसा कुछ हार्डवेयर की वजह से हो गया। ब्रेक के बाद वो देख लेंगे। और बाद में सब क्वेश्चंस के साथ रेडी रहो, क्योंकि सर ने तो सेशन रखा है इंटरेक्शन विद पार्टिसिपेंट्स। हाँ तो सबको 5-5 क्वेश्चन पूछना है। हाँ अभी इसे स्टॉप करने वाले हैं कि पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि सर ने बताया कि इसके बाद जो लोग मिलेंगे तो एक्चुअली ओपन सेशन है, उसको डिस्कशन भी करेंगे और सर ने भी कहा था कि अपन हैंड्स ऑन करके देखेंगे। तो दोस्त हु आर रिसाइडिंग इन द कैंपस आप रह सकते हैं यहाँ पे, और जिनको करना है वो भी रह सकते हैं। मतलब इस only actually because most of the students are going from the outside. हाँ, कितने बजे बस होता तो है? बस इनका 4:10 पे जाता है। 4:20 पे निकलेगी, 4:10। हाँ तो कौन बस से जा रहा है? तो आप जो नीलवट में सकते हो मेजर भी तो निकल गया। नॉर्मली Those who are Muslims can stay here. Those who are Jewish people can go. है ना, तो यदि जो नीलवट तक आप जा सकते हैं, यदि करना चाहते हैं वाकई में, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हार्डवेयर कुछ तरीके समझ में आएगा। हाँ, ये सब प्रोग्राम आप कॉपी लेके खुद डाउनलोड करके ये सब कर सकते हैं। अभी करेंगे। यदि आज के दिन आप पिन ले सकते हैं, थोड़ा सा गेम भी हो जाएगा। पिन लेके थोड़ा सा गेम मिल जाएगा। सुनिए, डालो को जवाना हार्डवेयर एलसीडी में जरा मैं 2 मिनट ले लूं सर, बिकॉज़ इफ दे विल लीव वो एलसीडी वाला दिया है। हाँ ठीक है, तुम अपना लो हार्डवेयर નો આપણો ડાયાગ્રામ છે એ નહીં તમારા પિન મેપિંગ નો આપણે લખી પીડીએફ ફાઇલ એલસીડી ની સર્કિટ જો ओके ठीक है हाँ हाँ एलसीडी में सर ने कुछ पिन कॉन्फ़िगर कर दिया, तो एलसीडी इज वेरी मच पिन हंग्री। तो उसको पहले तो डेटा के लिए 8 लाइन चाहिए, बराबर? और उसका कंट्रोल बस के लिए तो जो 100 पिन का हमारा आईसी है उसमें से कुछ पॉट पिन उसको असाइन कर दिया, तो P0 तो P7 ये पॉट पिन डेटा के लिए उसको दे दिया। तो एलसीडी जिस पे लगा हुआ है ये वो कनेक्ट कर दिया, तो इतना 8 लाइन उसको डेटा लिखने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे हम जो डेटा प्लेस करेंगे वो उसकी स्क्रीन पे आएगा। So that is why he selected this number only. Okay. दूसरा उसका अनेबल, रीड राइट, RS ऐसा करके कंट्रोल पिन है जिससे वो एलसीडी कंट्रोल होता है। तो वो और पॉट पिन PB2, PB10, PB11 इस पे लगा हुआ है। There is some buffer IC in between, लेकिन ये कंट्रोलर का पिन है। तो कंट्रोलर के ये पिन पे हम जो लिखेंगे वो जाएगा अनेबल में, ये पॉट पिन पे जो लिखेंगे वो जाएगा रीड राइट में, ये RS। ओके, सो ऊपर वाला
तो दैट इज वाई उन्होंने जो एलसीडी का सेटिंग किया उसमें अनेबल में PB2 लिख दिया, रीड राइट में PB10, RS में PB11। तो ये आया कहाँ से? इट इज बिकॉज ऑफ फिजिकल हार्डवेयर। हमने फिजिकली ये बोर्ड में वो पोर्ट पिन वहां पे कनेक्टेड है, ओके। और डेटा का जो है P0 to P7, बराबर, ये तो कॉन्ट्रास्ट लाइक पोर्ट दैट ब्लॉक। सो एलसीडी में लिखने के लिए दो ब्लॉक है, LCD सेटअप। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ब्लॉक? इसमें डेटा लाइन कहाँ पे है, कंट्रोल लाइन कहाँ पे है, वो हमें कॉन्फ़िगर कर देना है। तो ये ब्लॉक की तरह रीयूजेबल है, जब भी LCD यूज करना है यही लगेगा, हार्डवेयर तो चेंज होने वाला है नहीं, ओके। सो आपको सेव एज करके या दूसरे प्रोग्राम से कॉपी करके करेंगे तो हमें हर एक बार ये करना नहीं है। तो वहां पे कंट्रोल लाइन में वो जो भी पिन है PB12, PB10, PB2 वो उन्होंने कर दिया। और डेटा लाइन में तो उसका MSB E4 to E7 वही यूज किया है, 4 ही बिट यूज किया है, तो 4 बिट लिखा है, ये 8 बिट भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ हार्डवेयर। समबडी वाज आस्किंग कि यही क्यों किया, तो फिजिकली वो कनेक्टेड है इसलिए यही यूज करना है अभी। नाउ दिस इज द राइटिंग ब्लॉक। ये थोड़ा उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझाया, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज 16x2, तो 2 लाइन है और इसमें 16 कैरेक्टर है। थोड़ा कंफ्यूज इसीलिए होगा कि 0 को भी हम गिनेंगे नंबर, तो ये लाइन नंबर है 0 and 1 और कैरेक्टर नंबर है 0 से 15, बरोबर है। तो X पोजीशन में हम 0 से 15 कुछ भी डाल सकते हैं, Y पोजीशन में 0 और 1, क्योंकि वो हमारा LCD है 16x2। सो X हम 0 से 15 तक वेरी कर सकते हैं, Y 0 और 2। बड़ा LCD भी आता है 16x4, तो उसमें 4 लाइन रहेगा, तो हमें Y में 0 1 2 3 डाल सकते हैं। सो दिस इज लाइन सिलेक्शन, ओके। दिस इज पोजीशन सिलेक्शन। तो यहाँ से मैंने लाइन 1 लिया, तो लाइन 1 में 0 जाएगा, क्योंकि 0 से हम कर रहे हैं। तो 0 लिखूंगा तो फर्स्ट लाइन में लिखेगा, यहाँ पे 5 लिखूंगा तो 5वें स्थान से वो लिखना स्टार्ट करेगा। अभी लिखेगा क्या, तो इसमें हम जो तो ये वेरिएबल ले लिया, जैसे हम C में वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर है, तो एक वेरिएबल, तो ये हमारे सिमुलिंग एनवायरनमेंट में कैसे करेंगे, तो वोलेटाइल डेटा स्टोरेज। तो ये डेटा स्टोरेज में यहाँ जो भी मैं लिखूंगा, सपोज यहाँ मैंने अशरफ लिख दिया मेरा नाम, ठीक है, तो वहां पे वो वैल्यू प्रिंट करेगा। और कहाँ पे प्रिंट करेगा, तो X पोजीशन, Y पोजीशन वी आर स्पेसिफाइंग, ओके। अभी तीसरा सेटिंग क्यों है, तो जब हमें नंबर ऑफ वैल्यूज प्रिंट करना होगा तो थोड़ा कैलकुलेटिव जाना पड़ेगा कि पहले 3 कैरेक्टर में PV वोल्टेज दिखाऊं, उसके बाद एक स्पेस छोड़ के PV करंट दिखाऊं, फिर पावर दिखाऊं। तो यू वांट टू रिटेन कि एक वैल्यू लिखेंगे वो रिटेन रहना चाहिए, फिर मैं दूसरा वैल्यू लिखूंगा वो भी रिटेन रहना चाहिए, फिर तीसरा वैल्यू लिखूंगा। तो उसकी वजह से वो कमांड करके तीसरा सेटिंग उन्होंने दिया। तो इसमें हेल्प आप पढ़ोगे तो उसमें 0 और 1 दो ही सेटिंग आप कर सकते हो। Zero and 1. So clear line before write and message into buffer. तो हम 0 रखेंगे तो क्लियर करके फिर दिखेगा, और ये जो भी है उसमें वो दूसरा वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस 3 सेटिंग। CMD तो एग्जिस्टिंग जो है वो रखो, ठीक है, और ये जो नया लिख रहा हूँ वो आप लिखो, और X पोजीशन, Y पोजीशन वी कैन ऑलवेज स्पेसिफाई। सो दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग। LCD कंफ्यूज, तो वो वही E0 to E7, B10, B11 जो हार्डवेयर में है, तो आपको इसका मैनुअल पढ़ के वही सेटिंग करना है, तो फॉरएवर सेम सेटिंग विल बी देयर, ओके। और दूसरा यू विल हैव टू प्ले विद दिस, कि मुझे पुराना ये ऑन ऑफ लिखा है वो इरेज करके करना है, तो CMD में कुछ अलग सेटिंग जाएगा। पोजीशन आपको खुद एडजस्ट करना है, लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है, बीच में रखना है,
ऐसे करना है, तो उस हिसाब से वो कैरेक्टर का पोजीशनिंग करना है। सो दोज हु आर प्रैक्टिसिंग व्हाट आई सजेस्ट, वो नीचे वाला लॉजिक अभी उसको बाद में आप थोड़ा करिएगा। तो यहाँ पे आपका नाम डिस्प्ले करा के लाओ तो ये सब सेटिंग आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। मुझे मेरा नाम लिखना है और वो एलसीडी पे आना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। सो आई विल पोज हियर। Thank you so much, sir. Thank you, friends. Now this is the end of this session. 15 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर से मिलेंगे। उस ब्रेक में हम लोग जितने भी डाउट्स है वो डिस्कस करेंगे और हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हम लोग फिर से मिलकर बनेंगे उसके बाद। जो हॉस्टलर्स है वो रुक सकते हैं, जो डे स्कॉलर्स से बस से जाना है वो जा सकते हैं। अन्ना सेटअप कर लिए PC માં છે પેન ડ્રાઈવ માં નાખો મારી કેપેસિટી બહુ નાની છે, કરવો આવશે કેલ અને એસટી લિંક सर इसको ये दोनों अपनी ये मतलब